हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल टूल्स। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं रेपो रेट के बारे में कि रेपो रेट होता क्या है, इसका किस तरह से इम्पैक्ट पड़ता है हमारे इन्वेस्टमेंट पर, जस्ट लाइक म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, एफडीज। इनका हमारी इन्वेस्टमेंट जर्नी पर, इन्वेस्टमेंट लाइफ पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। और रेपो रेट के अलावा इसमें एक टर्म्स और भी होता है रिवर्स रेपो रेट, हम उसके बारे में भी इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो ये वीडियो कंप्लीटली 3 पार्ट्स में रहेगा। इसी वीडियो में ही पहला ये कि रेपो रेट क्या होता है, उसी में हम इनक्लब कर लेंगे रिवर्स रेपो रेट को भी। करंटली अभी जो हमारा रेपो रेट चल रहा है उसको अभी हम डिस्कशन कर लेंगे और उसका क्या इम्पैक्ट हमारे इन्वेस्टमेंट पर पड़ता है उसके बारे में हम जरूर से डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद थर्ड और मेजर हमारा ये कि रेपो रेट आखिर आरबीआई क्यों फ्लक्चुएट करती है या उसको क्यों चेंज करती है, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, इस वीडियो में आप लास्ट तक अगर देखेंगे तो आपको इन्वेस्टमेंट कब करनी चाहिए, किस तरह से करनी चाहिए, रेपो रेट को देखते हुए आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन बनाने का जो आपका माइंड सेटअप है वो कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। और इस वीडियो में मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग कम से कम 8-10 लोग भाई लोग कमेंट करके जवाब बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे रेपो रेट क्या होता है। एक्चुअली रेपो रेट एक काइंड ऑफ मतलब जो भी बैंक्स हैं हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उनको हमारा जो सेंट्रल बैंक है, हमारा सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो भी पैसा लेंड करता है या जो भी पैसा उन्हें एक तरीके से उधार देता है, उसका जो इंटरेस्ट रेट होता है उस इंटरेस्ट रेट को ही रेपो रेट बोलते हैं, जिसको बैंक्स एसबीआई, एचडीएफसी, जस्ट लाइक एक्सिस, आईसीआईसीआई, जो भी बैंक्स आरबीआई से कर्ज उठाता है और आरबीआई जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर उन्हें वो पैसा देता है उसी को हम लोग रेपो रेट बोलते हैं। अब एक्चुअल में रेपो रेट देखिए, जैसे भी हम लोग भी नॉर्मली अगर मार्केट में अगर लोन लेने जाते हैं तो कुछ सिक्योर्ड लोन होते हैं, कुछ अनसिक्योर्ड लोन होते हैं एक इंडिविजुअल्स के लिए। लेकिन बैंक्स जब भी आरबीआई से पैसा लेता है तो बदले में उसको अपनी सिक्योरिटीज वहां पे मॉर्गेज करनी पड़ती है, जस्ट लाइक टी बिल्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए। इन्हें आप वहां पे जब मॉर्गेज करेंगे बैंक्स आरबीआई को, तभी आरबीआई क्या करता है, उन्हें पैसा उधार देता है। इस प्रोसेस में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आरबीआई चार्ज करता है उसी को हम लोग रेपो रेट बोलते हैं। करंटली अगर अभी मैं एज ऑफ नाउ मई की बात करूं तो जो हमारा इंडिया में रेपो रेट चल रहा है ऑलमोस्ट 5.95 से तकरीबन 6% के आसपास हमारा रेपो रेट है अभी, जो हम आरबीआई ने अभी डिसाइड करके जिसके हिसाब से पैसा बैंक्स को वो दे रहे हैं। ये है हमारा रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट अब क्या होता है, जिस तरह से आरबीआई बैंक्स को पैसा लेंड करती है, कर्ज देती है या उधार देती है, उसी तरह से कमर्शियल बैंक जस्ट लाइक एसबीआई, पीएनबी, प्राइवेट सेक्टर बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, ठीक है, उसके अलावा फॉरेन बैंक्स, ये सारे बैंक जब आरबीआई को पैसा देते हैं तो उसे रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। अब अच्छा, रिवर्स रेपो रेट में बैंक्स को क्या ही बेनिफिट होता है? बैंक्स को तो ऑलमोस्ट कोई खास बेनिफिट नहीं होता है। उसका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मिनिमम होता है वो आरबीआई ने डिसाइड कर रखा होता है और वो उनके हिसाब से उनको चार्जेस करते हैं। लेकिन आरबीआई का इंटेंशन क्या होता है, जो मार्केट में लिक्विडिटी है और इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल रखना। जितना एक्सेस फंड जो भी कमर्शियल बैंक्स के पास ज्यादा होता है तो आरबीआई उनसे वो फंड्स अपने वहां डिपॉजिट करा लेता है इन टर्म्स ऑफ कुछ मिनिमल उन्हें इंटरेस्ट रेट्स पे करके। और उस जो फंड एक्सेस फंड उनके पास आरबीआई के पास आता है उस पर वो इंटरेस्ट पे करते हैं और उस फंड्स को अपने पास रखते हैं, ताकि जो बैंक्स के पास है बहुत ज्यादा भारी मात्रा में क्या है कैश ना हो या लिक्विडिटी ना हो, जिसकी वजह से वो क्या हो बहुत ज्यादा हैवी लोन्स कस्टमर्स को या कंज्यूमर्स को प्रोवाइड ना करने लगे। जिसके डर ये होता है बेसिकली कि जब बुक्स एनपीए जाने लगेगा बैंक का तो अल्टीमेट जो लॉस होता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का होता है, यानी हमारी सेंट्रल बैंक का होता है। इसलिए ये रिवर्स रेपो रेट का इन्होंने ऐसा प्रावधान रखा है कि अगर आपके पास एक्सेस फंड है किसी भी कमर्शियल बैंक के पास तो वो आरबीआई में डिपॉजिट करेंगे और उसके बदले में आरबीआई उन्हें इंटरेस्ट पे करेगा, ना कि चार्ज करेगा। तो ये था हमारा रिवर्स रेपो रेट। अब समझते हैं कि हमारा जो रेपो रेट है उसका डायरेक्टली क्या इम्पैक्ट पड़ता है इन्वेस्टमेंट के ऊपर। देखिए, जब भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जाएं, मतलब मैं तो यूं कहूंगा, अगर आप स्टॉक्स
मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो बेसिकली आप एक बारी आरबीआई का रेपो रेट जरूर से चेक कर लिया करें, या आने वाले नियर बाई फ्यूचर्स में आरबीआई रेपो रेट को लेकर के क्या करने वाला है, कम करने वाला है या ज्यादा करने वाला है, ऐसा कुछ न्यूज में चल रहा है तो वो जरूर से देख लिया करें, क्योंकि रेपो रेट का डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ता है स्टॉक मार्केट के ऊपर, हमारे म्यूचुअल फंड्स के ऊपर, रियल एस्टेट के ऊपर। क्योंकि अगर अभी देखिए, अभी तक अगर आपने इस वीडियो में ये समझ लिया होगा कि रेपो रेट क्या होता है तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। चलिए फिर भी मैं बहरहाल बता देता हूँ आप लोगों को। भाई अगर यहाँ तक वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और लोगों तक इस वीडियो को शेयर कर दिया करिए। भाई वीडियो में कमेंट जरूर करना यार, अच्छा लग रहा हो या वीडियो खराब लगा हो, जैसा भी हो वीडियो का ओवरऑल आप अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें अपने कमेंट बॉक्स में जाकर के, ताकि मेरे को भी मालूम चले कि हाँ भाई आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है। तो चलिए फर्दर कंटिन्यू करते हैं। ये रेपो रेट का क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे इन्वेस्टमेंट के ऊपर। होता क्या है, जब जब आरबीआई रिजर्व बैंक यानी हमारा सेंट्रल बैंक रेपो रेट को बढ़ाता है तो होता क्या है, जो भी हमारी कंपनीज हैं या बैंक हैं उनकी क्या होती है, बोरोइंग कॉस्ट बढ़ जाती है। ऑब्वियस सी बात है, जब हमारा जो बैंक सेंट्रल बैंक से ही कर्ज लेने को जा रही है और वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको ज्यादा आ रहा है तो उसका अल्टीमेट इम्पैक्ट जो लास्ट यूजर है यानी कंज्यूमर है उसके ऊपर ही आएगा। अब वो कंज्यूमर हो कौन सकता है, हम एक इंडिविजुअल हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है, सबसे लास्ट कंज्यूमर इंडिविजुअल ही होता है। लेकिन उसके बीच के जो मीडिएटर्स हैं, जस्ट लाइक हमारी कंपनीज हो गई, मतलब जैसे कंपनियां जो कर्ज उठाती हैं अपने बिजनेस एक्सपेंशन को लेकर के, कंपनीज वो जो नए प्रोडक्शन स्टार्ट करने के लिए कर्ज उठाती हैं, तो उनके लिए क्या होता है कि फिर लोन्स महंगे हो जाते हैं। जब लोन्स महंगे होते हैं तो फिर उन कंपनी की जो प्रॉफिट होती है ना, प्रॉफिट ग्रोथ कह लीजिए या प्रॉफिट होता है, वो कम होने लगता है। जब प्रॉफिट कम होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा जो स्टॉक है या जो हमारा इन्वेस्टमेंट है उस कंपनी में या स्टॉक मार्केट में, तो उसकी वजह से क्या होता है, फिर वो इतना अच्छा रिटर्न नहीं देता है। तो जब भी आपने देखा होगा, हमेशा जब जब आरबीआई क्या करता है, रेपो रेट को बढ़ाता है, तो बैंक अपने अच्छे खासे एड शुरू कर देते हैं, मतलब फिक्स डिपॉजिट पर इतना अच्छा रिटर्न आ रहा है या फिक्स डिपॉजिट पर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रही है बैंक्स। तो वो होता है, उसका मतलब सिंपल यूं समझिए कि जब जब रेपो रेट बढ़ता है तो एफडी और आपका जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है इस तरफ जो है थोड़ा सा इन्वेस्टर का मोमेंटम शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि वहां पे क्या होता है, ज्यादा अच्छे रिटर्न्स मिल रहे होते हैं कंपैरेटिवली टू स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड। अच्छा एक चीज और भी आप लोग ये समझ लीजिए कि जो रेपो रेट होता है ना भाई, वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है सिर्फ। अगर आप लॉन्ग टर्म में 15-20 साल का विजन लेकर के चल रहे हैं तो आपको एफडी उतना अच्छा रिटर्न नहीं देगी जितना अच्छा रिटर्न आपको म्यूचुअल फंड दे जाएगा या स्टॉक दे जाएगा किसी अच्छी कंपनी का, या कोई ईटीएफ दे जाएगा। हमारा सेंसेक्स ईटीएफ है, निफ्टी का ईटीएफ है, ये आपको उतने अच्छे रिटर्न्स नहीं, मतलब उस ज्यादा अच्छे रिटर्न्स दे जाएंगे कंपैरेटिवली टू एफडी। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हैं, शॉर्ट टर्म का विजन रखते हैं तो भाई फिर आप लोग देख लिया करिए रेपो रेट, अगर रेपो रेट बहुत अच्छा हमारा बढ़ रहा है तो फिर एफडी की तरफ जाए, क्योंकि एफडी आपको बहुत अच्छे रिटर्न प्रोवाइड कर सकता है। अब सेम इसी का जस्ट अपोजिट होता है कि जब जब क्या होता है, रेपो रेट बढ़ता है तो स्टॉक मार्केट कम होता है और एफडी के रेट्स, एफडी पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा अच्छा मिलने लगता है। उल्टा क्या होता है, जब रेपो रेट हमारा डाउन होता है तो एफडी पर रिटर्न कम हो जाते हैं कंपैरेटिवली टू स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और रियल एस्टेट। अगर आप वहां पे इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो वहां पे, क्योंकि उनकी फिर बोरोइंग कॉस्ट कम हो जाती है। जब रेपो रेट कम होता है तो बोरोइंग कॉस्ट कम होती है, जब बोरोइंग कॉस्ट कम होती है तो कंपनीज का प्रॉफिट बढ़ता है। तो ऑब्वियस सी बात है, हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो भी अच्छे से मूव करने लगता है। तो ये था कंप्लीट निचोड़ की रेपो रेट का क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारी इन्वेस्टमेंट जर्नी पर। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर आरबीआई रेपो रेट को बढ़ाता क्यों है। आरबीआई रेपो रेट को एज अ टूल यूज करता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। बेसिकली जब जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो आरबीआई रेपो रेट को बढ़ा देता है। अब रेपो रेट बढ़ने की वजह से होता क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाती है, डिमांड्स कम हो जाती है, लोगों की बोरोइंग कॉस्ट जो है वो बढ़ने लगती है। इसकी वजह से होता क्या है, इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है। तो आरबीआई बेसिकली रेपो रेट को एज अ टूल यूज करती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो भाई ये था आज का हमारा कंप्लीट वीडियो। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो मेक श्योर करें चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और लोगों तक वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, कीप इन्वेस्टिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।